Hello friends, welcome to Rajneet Medical Education. In this video, we are going to study about thrombophlebitis. But before that, if you are new to my channel, please click the subscribe button to get latest medical videos. So let's start the video. Thrombophlebitis. So thrombophlebitis कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है. नाउ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब क्या है? सो थ्रोम्बो का मतलब यहाँ पर है, थ्रोम्बो का मतलब होता है थ्रोम्बस. सो थ्रोम्बस क्या होता है? ब्लड क्लोट. फ्लेब का यहाँ पर मतलब है वेन एंड ITIS का मतलब है इन्फ्लामेशन. सो फ्लेबाइटिस वर्ड अगर हम अकेला लें, फ्लेबाइटिस, सो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ वेन. और अगर हम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बोले तो इट मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ वेन ड्यू टू अ ब्लड क्लोट और बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लोट. सो हम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की डेफिनेशन देखेंगे कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होता है. सो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इज स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन ऑफ अ वेन caused by a blood clot. सो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या है? इज स्वेलिंग, आप बोल सकते हैं स्वेलिंग, या फिर मोर प्रॉपर टर्म क्या होगी? इन्फ्लामेशन ऑफ अ वेन. तो इस टर्म को क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ अ वेन इज फ्लेबाइटिस. तो आगे थ्रोम्बो लगा हुआ है, इट मीन्स caused by a thrombus या फिर caused by a blood clot. तो ब्लड क्लोट बनने की वजह से वेन में क्या हो जाती है? इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस. नाउ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस टू टाइप्स की होती है. एक होता है सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड एक होता है डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस. और डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस को डीप वेन थ्रोम्बस भी कहते हैं या फिर DVT कहते हैं. सो डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या फिर डीप वेन थ्रोम्बस इंपॉर्टेंट है. ये अलग से सेपरेट टॉपिक भी आ सकता है, DVT. नाउ सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या फिर थ्रोम्बस क्या होता है, इसको समझने से पहले हम नॉर्मल एनाटमी समझेंगे वेन्स की. सो वेन्स क्या करती हैं? नाउ आर्टरीज का फंक्शन हमें पता है कि आर्टरीज हार्ट से ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेकर जाती है, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाती है. इट मीन्स आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. नाउ वेन्स क्या करती हैं? वेन्स डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर आती हैं हार्ट के पास. सो वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट. सो वेन्स मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं डिफरेंट टिश्यूज से. कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, बट मोस्टली की अगर बात करें तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास लेकर आती हैं ताकि वो अगेन ऑक्सीजनेटेड हो सके एंड देन आर्टरीज उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर सके. नाउ वेन्स यहाँ पर टू टाइप्स की होती हैं, सुपरफिशियल एंड डीप वेन्स. सो ये सपोज हमारी ये स्किन है. सो स्किन का जो सरफेस है, स्किन के सरफेस के बिल्कुल अंडर, बिल्कुल बीनीथ जो वेन्स होती हैं, ये वेन्स कौन सी हैं? ये जो ब्लू कलर से मैंने ये वाली दिखाई हैं, ये वेन्स है सुपरफिशियल वेन्स. सो दीज आर सुपरफिशियल वेन्स. नाउ सुपरफिशियल वेन्स जस्ट स्किन के अंडर होती हैं, जो कि विजिबल भी होती हैं. सपोज अगर हम हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करते हैं या फिर कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, उस टाइम पर सुपरफिशियल वेन्स हमें विजिबल होती हैं. नाउ सुपरफिशियल वेन्स, इसमें क्या है? मसल सपोर्ट कम होता है, बट स्टिल क्योंकि हमें पता है वेन्स के अंदर क्या होते हैं? वॉल्व्स होते हैं. सो ये वॉल्व्स क्या होते हैं? कप शेप्ड वॉल्व्स होते हैं एंड ये बाइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं, मीन्स इनमें टू फ्लैप्स होती हैं. ये वॉल्व्स किस में हेल्प करते हैं? जब ब्लड, क्योंकि जो वेन्स हैं उसको ब्लड लेकर जाना है हार्ट के पास, तो डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट के पास जब वो ब्लड लेके जाएगी तो हमें पता है कि हार्ट हमारा यहाँ लाई कर रहा है अप्रॉक्स, तो हार्ट से नीचे ऑलमोस्ट हमारी पूरी बॉडी लाई करती है, बिलो द हार्ट. थोड़ा सा पार्ट अपवर्ड लाई करता है हार्ट से. तो वेन को अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करना है. अगर उसको ऊपर ब्लड लाना है, इट मीन्स उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा. ग्रेविटी क्या करेगी? ब्लड को नीचे की तरफ खींचेगी और वेन्स ऊपर लेके आएंगी ब्लड को. तो इट मीन्स उनके पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि ब्लड को पीछे जाने से रोके या फिर नीचे जाने से रोके या फिर बैक फ्लो होने से रोके. तो वेन्स के पास क्या होती है? वॉल्स होते हैं इस तरह से. सो ये वॉल्व्स क्या करते हैं? जैसे ही ब्लड यहाँ पर गया तो वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं, जैसे ही ब्लड यहाँ पर आ जाएगा तो वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं, जिससे कि जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना हो सके. अब ये जो सुपरफिशियल वेन्स होती है, इनके पास मसल सपोर्ट कम होता है. नाउ मसल्स क्या हेल्प करती हैं? आगे हम पढ़ेंगे. तो ये जो सुपरफिशियल वेन्स हैं, ये डिफरेंट टिश्यूज से ब्लड को कलेक्ट करती हैं, जो कि स्किन के पास टिश्यूज होते हैं उनसे ब्लड को कलेक्ट करती है. देन यहाँ पर ये कनेक्टिव वेन्स होती हैं.
कनेक्टिंग वेन्स या फिर आप बोल सकते हैं परफोरेटिंग वेन्स, ये सुपरफिशियल वेन्स को डीप वेन्स के साथ कनेक्ट करती हैं। नाउ ये क्या है, ये हमारी डीप वेन्स हैं, दीज आर डीप वेन्स। सो डीप वेन्स डीपली लाई करती हैं, सुपरफिशियल नेम से क्लियर है, ये सुपरफिशियली लाई करेंगे स्किन के पास। डीप वेन मसल्स में लाई करेंगे, डीपली इन द मसल्स। नाउ डीप वेन्स के पास भी वॉल्स होती हैं इसी तरह से, और कनेक्टिंग वेन्स में भी वॉल्स होते हैं। सो जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो कैसे जाता है, सुपरफिशियल वेन से ब्लड कनेक्टिव वेन्स के थ्रू डीप वेन्स में आता है। नाउ डीप वेन्स में भी वॉल्स हैं जो कि बैक फ्लो से प्रिवेंट करते हैं, ताकि ब्लड वापस नीचे की तरफ ग्रेविटी से बैक फ्लो ना हो, उससे प्रिवेंट करते हैं। नाउ डीप वेन्स में वॉल्स के अलावा एक और चीज़ है, दीज आर मसल्स। सो डीप वेन्स के आसपास बहुत सारे मसल्स होते हैं। जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वेन्स क्या होती हैं, स्क्वीज होती हैं। स्क्वीज होने के कारण ब्लड जो है अपवर्ड पुश होता है। जैसे कि हम टूथपेस्ट में से टूथपेस्ट जब स्क्वीज करते हैं तो वो आगे की तरफ पुश होती है, इसी तरह से जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो डीप वेन में जो ब्लड होता है वो अपवर्ड पुश होता है। और साथ में ही वॉल्स भी हैं जो कि फंक्शन करते हैं ब्लड को अपवर्ड पुश करने में। नाउ सुपरफिशियल वेन्स में मसल सपोर्ट इतना नहीं है, इसलिए सुपरफिशियल वेन से जो ब्लड है वो कनेक्टिव वेन्स के थ्रू डीप वेन में आ जाता है, और डीप वेन्स देन वो हार्ट के पास जाती हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू वो हार्ट में ब्लड अपना छोड़ती हैं। सो दीज आर डीप वेन्स एंड सुपरफिशियल वेन्स। नाउ सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या है? सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है ब्लड क्लॉट इन द सुपरफिशियल वेन अंडर द सरफेस ऑफ स्किन। सो जो सुपरफिशियल वेन्स में अगर कोई क्लॉट होता है, सपोज यहाँ पर ये एक कोई क्लॉट होता है, तो इस क्लॉट को हम क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या है? डीवीटी रेफर्स टू अ ब्लड क्लॉट कोजिंग फ्लेबाइटिस इन द डीपर वेन। अगर डीप वेन्स में कोई क्लॉट हो गया है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डीप वेन थ्रोम्बस या फिर डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, डीवीटी। नाउ डीवीटी क्या है? ये ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। क्यों? DVT increases risk of serious health problems including a dislodged clot, जिसको एम्बोलिज्म बोलते हैं। नाउ पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्योंकि जो हमारी डीप वेन्स हैं ये डायरेक्टली हार्ट तक सारी डीप वेन्स मिलकर हार्ट तक ब्लड को लेकर जा रही हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो क्लॉट है, सो अभी ये क्लॉट क्या है, फिक्स है। डीप वेन में जो क्लॉट है फिक्स है, इस ब्लड क्लॉट को क्या बोलेंगे, थ्रोम्बस। नाउ अगर ये क्लॉट यहाँ से हटकर या फिर कुछ पार्ट इसका टूटकर यहाँ से, इसको बोलते हैं डिसलॉज्ड। सो डिसलॉज होकर अगर इसी वेन के थ्रू हमारे हार्ट में चल जाता है, हार्ट से देन कहाँ पर चल जाता है, हमारी पल्मनरी वेन्स में चला जाता है और देन लंग्स में चला जाता है, तो क्या होगा कि लंग्स में, लंग्स की जो आर्टरीज है, पल्मनरी आर्टरी है, वहाँ पर जाके वो फंस जाएगा, वो क्लॉट वहाँ पर जाकर फिक्स हो जाएगा। सो जो क्लॉट यहाँ से टूटा, नाउ फिक्स क्लॉट को क्या बोला हमने, थ्रोम्बस। लेकिन अगर क्लॉट का कुछ पार्ट यहाँ से या फिर ये पूरा क्लॉट यहाँ से डिसलॉज होकर ब्लड के थ्रू हमारे हार्ट में एंड देन पल्मनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में या फिर किसी पल्मनरी आर्टरी या फिर पल्मनरी वेन में चला जाता है, तो उसको जो फ्री क्लॉट है उसको बोलते हैं एम्बोलिज्म। और अगर ये एम्बोलिज्म पल्मनरी आर्टरी में चला गया तो उसको क्या बोलेंगे, पल्मनरी एम्बोलिज्म। नाउ अगर पल्मनरी आर्टरी में कोई एम्बोलिज्म या फिर ब्लड क्लॉट चला जाता है तो आगे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं जा पाती लंग्स के पास। सो ये एक सीरियस कंडीशन है। नाउ डीवीटी इंक्रीज रिस्क ऑफ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग अ डिसलॉज क्लॉट। नाउ डीवीटी से क्या होगा, जो डिसलॉज क्लॉट होगा, डिसलॉज क्लॉट मतलब एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या करेगा, ट्रैवलिंग टू लंग्स, लंग्स तक चला जाएगा थ्रू डीवीटी, डीप वेन्स के थ्रू वो लंग्स तक जा सकता है एंड ब्लॉकिंग अ पल्मनरी आर्टरी, और वहाँ जाके वो पल्मनरी आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मनरी एम्बोलिज्म। और पल्मनरी एम्बोलिज्म क्या है, सीरियस कंडीशंस कोज करता है, क्योंकि लंग्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं जाएगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नाउ ये जो डीप वेन्स या फिर सुपरफिशियल वेन्स में जो क्लॉट बन रहा है, दैट इज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। जो थ्रोम्बस बन रहा है वेन में और वेन में वो इन्फ्लामेशन कोज कर रहा है, उसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि
ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, ब्लड एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है, तो अगर ब्लड एक ही जगह इकट्ठा होगा, उसकी सर्कुलेशन नहीं होगी या फिर स्लो सर्कुलेशन होगी, तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे क्लॉट बनने के। या फिर इंजरी, अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस पर इंजरी हो गई है तो भी चांसेस हैं क्लॉट बनने के। या फिर कोई कोगुलेशन में डिफेक्ट है, कोगुलेशन फैक्टर में, जिससे कि ब्लड जो है क्लॉट हो रहा है, ईजिली क्लॉट हो रहा है, तो भी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है। तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। नाउ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस किस किस वजह से हो सकती है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सो बेसिकली अगर हमारी वेन्स में इन्फ्लामेशन हो रही है बिकॉज ऑफ अ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, कोई थ्रोम्बस या फिर क्लॉट वहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो उसके फ्यू रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। अगर हमारी वेन्स में सर्कुलेशन रुका हुआ है, जो ब्लड है वो अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो रहा, उसका सर्कुलेशन स्लो है, या फिर कहीं पर ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है, फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि वहाँ पर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है ईजिली। सेकेंड रीज़न हो सकता है कोई पर्टिकुलर वेन पर इंजरी या फिर ट्रॉमा होना, तो उस इंजरी की वजह से वहाँ पर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है। थर्ड रीज़न हो सकता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनमें डिसऑर्डर होना, कोई प्लेटलेट या फिर कोगुलेशन डिसऑर्डर होना, तो उसकी वजह से ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है। सो इनको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और बात कि जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन है वो बेसिकली किन वेन्स में ज़्यादा हो सकती है, हमारी लेग्स वाली वेन्स में। सो लेग्स वाली वेन्स में होने के ज़्यादा चांसेस इसलिए रहते हैं बिकॉज वेन्स का काम है ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना एंड ब्लड को ऊपर तक, हार्ट तक लेकर आना, अपवर्ड। तो लेग्स में क्या है, लेग्स में जो वेन्स हैं उनको ज़्यादा वर्क करना है बिकॉज उनको ग्रेविटी के बिल्कुल अगेंस्ट वर्क करना है, क्योंकि लेग्स क्या है, सबसे डिस्टल है हार्ट से, तो यहाँ पर वॉल्स भी हैं, प्लस ब्लड को अपवर्ड पुश करवाना है हार्ट की तरफ। तो जो लेग्स की वेन्स हैं उनको ग्रेविटी से ज़्यादा रिस्क है, प्लस यहाँ पर वॉल्स वीक होने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कोई भी अगर प्रेशर हमारी लेग पर पड़ रहा है या फिर एब्डोमेन में प्रेशर पड़ रहा है, तो लेग्स के जो वॉल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, जिससे वेरिकोज वेन्स होने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, प्लस क्लॉट फॉर्मेशन दैट इज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होने के चांसेस भी लेग्स में ज़्यादा रहते हैं। वैसे कहीं भी हो सकती हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, आर्म्स में भी हो सकती हैं, एनीवेयर इन द बॉडी, किसी भी वेन में हो सकती है, बट ज़्यादा चांसेस लेग्स में रहते हैं। नाउ वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज लोकल ट्रोमा और इंजरी टू वेन। कोई वेन है, एनी पर्टिकुलर वेन, उसमें लोकली ट्रॉमा हो गया, उस पर्टिकुलर वेन में इंजरी हो गई है, जिसके कारण वेन की जो एंडोथेलियल लेयर है वो डैमेज हो जाती है और क्लॉट फॉर्मेशन वहाँ पर इजीली हो सकता है। नेक्स्ट इज ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर। अब ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर है, कोई प्लेटलेट डिसऑर्डर है, तो वो क्या होता है कि वो फैमिली टू फैमिली भी ट्रांसफ़र होता है, वो जीन्स फैमिली टू फैमिली इनहेरिट होते हैं, जिसको बोलते हैं फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, प्रोटीन एस डेफिशिएंसी, प्रोटीन सी डेफिशिएंसी और फैक्टर 5 लेडन। तो ये डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि जो ब्लड कोगुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है और ब्लड क्लॉट ईजिली फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट इज सिटिंग और स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नाउ अगर आप ज़्यादा टाइम तक खड़े रहते हैं, आपकी जॉब ऐसी है सपोज कि आपको ज़्यादा टाइम तक स्टैंड रहना है, स्टैंडिंग जॉब है, या फिर आप बहुत टाइम से प्रोलॉन्ग सिटिंग है, काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं, सपोज आप लॉन्ग ड्राइविंग कर रहे हैं, या फिर आपकी वो जॉब है लॉन्ग ड्राइव करना, या फिर आपकी सिटिंग जॉब है लॉन्ग टाइम की, लॉन्ग प्लेन जर्नी है, तो उसमें क्या होता है, आप लॉन्ग टाइम तक सिटिंग रहते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड एक ही जगह पर रहता है, अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाता हमारी बॉडी में, तो ये एक रीज़न है कि वहाँ पर जो ब्लड पूल हो जाएगा, पूल मीन्स वहाँ पर जो ब्लड एक्यूमुलेट रहेगा, या फिर जो ब्लड की सर्कुलेशन वहाँ पर स्लो हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है। नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग्ड इनएक्टिविटी। प्रोलॉन्ग इनएक्टिविटी इज सिमिलर लाइक प्रोलॉन्ग सिटिंग के जैसे या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग के जैसे, सच एज लॉन्ग ड्राइविंग, प्लेन राइड, या फिर बेड रिडन। अगर पेशेंट बेड रिडन है तो भी ब्लड अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पा रहा, तो भी क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देन इज पीरियड आफ्टर सर्जरी। तो पोस्ट ऑपरेटिव जो जोन होता है, पीरियड होता है सर्जरी के बाद, उसमें भी पेशेंट को रेस्ट करना होता है, स्पेशली जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में क्या होता है कि पेशेंट को प्रोलॉन्ग काफ़ी टाइम तक बेड रेस्ट बोली होती है, तो थ्रोम्बोस बनने के चांसेस वेन में ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इंसर्शन ऑफ इंट्रावेनस कैथेटर। नाउ हम आईवी कैनुला या फिर आईवी कैथेटर इंसर्ट करते हैं, तो उसमें भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्लॉट फॉर्मेशन के, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कैनुला या फिर कैथेटर एक तो वेन को इंजरी कोज कर सकता है, जिससे क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है। अनदर रीज़न इज़ कि हमने कोई क्लॉट, जो ब्लड कई बार क्लॉट हो जाता है वेन के कैथेटर या फिर कैनुला के अंदर,
तो वो हमने फोर्सफुली सिरिंज के साथ इनसाइड पुश कर दिया, तो वो एम्बोलिज्म और थ्रोम्बस फॉर्मेशन अंदर जाके वेन में हो जाएगी, जिससे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है। तो ऐसे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस को बोलते हैं आईवी इंड्यूस्ड फ्लेबाइटिस। नाउ ये हॉस्पिटल्स में तो हो ही सकता है, प्लस जो ड्रग एब्यूजर्स होते हैं वो भी क्योंकि खुद ही आईवी इंसर्ट करते हैं ड्रग्स को, तो उनमें भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज वेरिकोज वेन्स। सो वेरिकोज वेन्स भी एक इम्पॉर्टेंट कोज हो सकता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का, क्योंकि वेरिकोज वेन्स में क्या होता है कि ये जो वॉल्स हैं वो वीक हो जाते हैं किसी रीजन की वजह से, और वॉल्स में वीक होने के कारण जो ब्लड है, ब्लड एक ही जगह पर एक्यूमुलेट हो जाता है, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता या फिर अपवर्ड पुश नहीं हो पाता हार्ट की तरफ, जिसकी वजह से ब्लड की सर्कुलेशन स्लो हो जाती है एंड ब्लड की पूलिंग की वजह से वहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन ईजिली हो जाता है। सो वेरिकोज वेन्स भी एक कोज है। नेक्स्ट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी में भी क्या हो जाता है कि हमारे लेग्स पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, ब्लड को फोर्सफुली ऊपर, वेन्स को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है ब्लड को ऊपर ले जाने के लिए हार्ट तक, तो उसमें भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज हार्मोन थेरेपी। नाउ हार्मोन थेरेपी, बर्थ कंट्रोल पिल्स और प्रेगनेंसी, ये तीनों रीजंस इंटरलिंक्ड है। नाउ ये कैसे कि जो हार्मोन्स हैं, फीमेल हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या फिर रिलैक्सिन हार्मोन जो कि प्रेगनेंसी में रिलीज होता है, इन सब हार्मोन्स का क्या इफेक्ट है वेन्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेन्स को क्या करती है, वैसोडाइलेशन कोज करती है, जिससे वेन्स डायलेट हो जाती हैं और जो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए था वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन ईजिली हो सकता है। अनदर फंक्शन इन हार्मोन्स का ये है कि जो वॉल्व्स हैं वेन्स के अंदर, ये वॉल्व्स को भी वीक बनाता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड एक ही जगह पर एक्यूमुलेट रहता है। जो वॉल्व्स क्या करते हैं, वॉल्व्स ब्लड को बैकवर्ड ना हो, ब्लड का जो फ्लो है वो नीचे की तरफ वापस ना आए, वो हार्ट तक ही जाए सीधा, उससे प्रिवेंट करते हैं। लेकिन इन वॉल्व्स को अगर वीक कर दिया तो क्या होगा, ये अच्छे से क्लोज नहीं हो पाएंगे, जिससे ब्लड जो है बैक फ्लो हो जाएगा और एक ही जगह पर एक्यूमुलेट हो जाएगा। सो हार्मोन थेरेपी में हार्मोन थेरेपी एस्ट्रोजन हार्मोन थेरेपी लेते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स में भी एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन का लेवल होता है, प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो इन सब का ये फंक्शन है। इस वजह से थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होने के चांसेस इंक्रीज रहते हैं और वेरिकोज वेन्स भी इनसे होती है। नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ कैंसर। कुछ कैंसर्स होते हैं जैसे कि पैंक्रियाटिक कैंसर, जिसमें प्रोकोगुलेंट का लेवल इंक्रीज हो जाता है। नाउ प्रोकोगुलेंट्स क्या है, प्रोकोगुलेंट्स ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, तो अगर इनका लेवल इंक्रीज हो गया तो ब्लड क्लोट ईजिली हो सकता है, इसलिए इस टाइप का कैंसर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कोज कर सकता है। नेक्स्ट इज हार्ट फेलियर। सो लाइक कंजस्टिव हार्ट फेलियर या कुछ ऐसी कंडीशन जो कि ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर ना होने दें। सो हार्ट फेलियर होगा तो ब्लड अच्छे से पंप नहीं हो पाएगा, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन में अफेक्शन आएगी, तो अगर सर्कुलेट अच्छे से नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। सो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इज वेन में इंफ्लामेशन हो जाना बिकॉज ऑफ अ क्लॉट फॉर्मेशन। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, सो देयर आर बेसिकली थ्री रीजंस की वजह से क्लॉट की फॉर्मेशन हो सकती है वेन में। फर्स्ट इज स्टेसिस ऑफ ब्लड। स्टेसिस मतलब रुक जाना ब्लड का, तो अगर ब्लड कहीं रुकता है तो क्या होता है कि वेनस पूलिंग ऑफ ब्लड, जो ब्लड है वो इकट्ठा हो जाता है वेन्स में, दैट इज वेनस पूलिंग। सो ये मोस्टली लेग्स में होता है, लेग्स की वेन्स में। नेक्स्ट इज इंजरी टू द वस्कुलर और एंडोथीलियम। सो इंजरी हो जाना जो वेसल है उसकी एंडोथीलियम में, दैट इज वस्कुलर लाइनिंग में या फिर वस्कुलर एंडोथीलियम में इंजरी हो जाना, ट्रॉमा की वजह से कोई पर्टिकुलर वेन पे इंजरी हो गई है उसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है। ऑल्टर्ड ब्लड कोगुलेशन। सो ऑल्टर्ड ब्लड कोगुलेशन क्या है कि जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स हैं उनमें कोई डिसऑर्डर है, प्लेटलेट्स में कोई प्रॉब्लम है या फिर जेनेटिकली वो प्रॉब्लम चली आ रही है, ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर के कारण ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है। इन तीनों रीजंस को क्या बोलते हैं, वर्चुअस ट्रायड। सो इस ट्रायड के कारण क्या हो सकता है, नैरोइंग ऑफ सुपरफिशियल एंड डीप वेन्स ऑफ लेग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल या तो नैरोइंग होगी सुपरफिशियल और डीप वेन्स की, या फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन कोजेज वेनस ऑब्स्ट्रक्शन। सो वेन में क्या हो जाएगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मीन्स जो प्लेटलेट्स है वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, क्लम्प बना देंगे, जिससे क्लॉट फॉर्मेशन होती है। सो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन किसी भी वजह से हो सकती है, ऊपर वाले किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है। सो सपोज ये हमारी वेन है, सुपरफिशियल भी हो सकती है, डीप वेन भी हो सकती है, और इस वेन में यहाँ पर ये क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है। नाउ डिक्रीज ब्लड फ्लो। अगर यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है और ये ब्लड यहाँ पर जा रहा है,
तो जो ब्लड है वो क्लॉट की वजह से, अब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से ब्लड आगे फ्लो, अपवर्ड फ्लो नहीं हो पाएगा, बिकॉज वेन्स क्या है, मोस्टली हमारी बॉडी से अपवर्ड ब्लड को लेकर जा रही हैं टुवर्ड्स द हार्ट। सो ब्लड यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया और ब्लड की यहाँ पर स्टेसिस हो गई। स्टेसिस मीन्स अब ब्लड यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं वेनस ऑब्स्ट्रक्शन। तो क्लॉट की वजह से भी ब्लड इकट्ठा हो सकता है और ब्लड इकट्ठा होने की वजह से भी क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है। सो ये तीनों रीजंस जस्टिफाई करेंगे उस चीज़ को कि पहले ब्लड इकट्ठा हुआ वेनस स्टेसिस की वजह से ब्लड क्लॉट बना, या फिर पहले ब्लड क्लॉट बना इंजरी की वजह से फिर ब्लड एक्यूमुलेट हुआ। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, वेनस स्टेसिस मीन्स ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एक ही जगह, और एबनॉर्मल क्लॉटिंग। सो क्लॉटिंग एबनॉर्मल है, उस वजह से भी क्लॉट बन सकता है। नेक्स्ट इज इन्फ्लामेशन एंड एडिमा। सो उस लोकल प्लेस पर क्या होगा जिस पर्टिकुलर वेन में अफेक्ट हुआ है, सो लोकली वहाँ की जो स्किन है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी। इन्फ्लामेशन मीन्स रेडनेस होगी, वहाँ पर स्वेलिंग होगी एंड एडिमा फॉर्मेशन होगा। देन मूवमेंट ऑफ थ्रोम्बस विद इन सर्कुलेशन। नाउ ये जो थ्रोम्बस है यहाँ पर, ये जो क्लॉट बना है, ये यहाँ से टूटकर कहीं और भी जा सकता है, कहीं और भी सर्कुलेट हो सकता है। और अगर ये क्लॉट टूट गया तो उसको क्या बोलेंगे, जो कि फ्री क्लॉट है। अब ये फ्री क्लॉट कहीं भी जा सकता है, वेन के थ्रू सर्कुलेशन में कहीं भी जा सकता है। इस फ्री क्लॉट को बोलते हैं एम्बोलिज्म या फिर एम्बोलस। और ये जो फिक्स यहाँ पर क्लॉट है दैट इज थ्रोम्बस। अब ये अगर फ्री क्लॉट दैट इज एम्बोलिज्म कहाँ जाता है, पल्मनरी आर्टरी में। सो क्योंकि हमारी जो भी वेन्स हैं, सुपरफिशियल वेन देन अपना ब्लड देती हैं डीप वेन्स को। डीप वेन किसके थ्रू देती हैं, परफोरेटिंग वेन या फिर कोलेटरल वेन्स के थ्रू। सुपरफिशियल से डीप वेन में जाता है, देन डीप वेन कहाँ जाती है, मिलकर सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवम में, देन हार्ट में। हार्ट से अगर पल्मनरी आर्टरी में ये ब्लड क्लॉट चला जाता है तो उसको बोलते हैं पल्मनरी एम्बोलिज्म। अगर पल्मनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट होगा इट मीन्स लंग्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, इससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी मीन्स रेस्पिरेशन हमारी अफेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज अ सीरियस कंडीशन जिससे डेथ भी हो सकती है। नाउ जो पल्मनरी एम्बोलिज्म है, पल्मनरी एम्बोलिज्म ये किसके थ्रू होगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। अगर डीप वेन में थ्रोम्बस है तो अगर वो थ्रोम्बस टूटकर एम्बोलिज्म बन गया है, फ्री एम्बोलिज्म, तो ये चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सो डीप वेन थ्रोम्बोसिस ज़्यादा सीवियरिटी कोज कर सकता है इन द सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी या फिर पल्मनरी एम्बोलिज्म कोज करके। नेक्स्ट इज यहाँ पर मूवमेंट ऑफ थ्रोम्बस विद इन सर्कुलेशन। नेक्स्ट इज लॉजिंग ऑफ थ्रोम्बस इन डीप और सुपरफिशियल वेन्स। सो इन सब रीजंस की वजह से क्या होगा कि जो थ्रोम्बस है वो लॉज हो जाएगा, मीन्स बन जाएगा थ्रोम्बस डीप वेन में या फिर सुपरफिशियल किसी भी वेन में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकती है, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। और इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन एंड एडिमा इन वेन्स, और उसी पर्टिकुलर वेन में जहां पर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुई है। स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।